नमस्कार। आयु के अंदर हमने आयु का योग देखा, आयु का गुणा देखा। अब आयु में एक वर्ग आयु की धन पूर्णांक घात निकालनी है। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? एक वर्ग आयु की धन पूर्णांक घात हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आयु होना चाहिए वर्ग। एक वर्ग आयु होगा, उसका हम पावर निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर एक आयु है ए, इस आयु को मैंने लिखा 2, 3 माइनस 1 0। ये आयु है ए। इस आयु का ये वर्ग आयु है, इसका क्रम है 2 गुणा 2। तो इस वर्ग आयु का धन पूर्णांक घात यानी हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो क्या होगा? ए गुणा ए। इसी प्रकार से हमें निकालना है ए क्यूब। ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा ए की पावर 4। इसी प्रकार से ए की पावर n यदि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए की पावर n माइनस 1 गुणा ए, जहां पर n है वो हमेशा क्या रहेगा? मेरा z में से, नेचुरल नंबर में से हमें लेना है। तो यहाँ किसी भी वर्ग आयु की हम कोई भी घात हम निकाल सकते हैं। अब हमने देखा जब दो आयु को गुणा करते हैं तो गुणा कब संभव होता है? जब प्रथम आयु की पंक्ति स्तंभ और द्वितीय आयु की पंक्तियां हैं वो क्या रहे? बराबर रहे। तो m गुणा p और p गुणा n, यदि ये क्रम है तो ये p और p बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? m गुणा n क्रम मुझे एक नया आयु मिलेगा। तो ये हमने देखा था कि दो आयु को गुणा करना हमेशा संभव नहीं होता। कब संभव होता है? जब ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इस प्रकार से यदि ये वर्ग आयु होगा तो वर्ग आयु को हमेशा ही हम गुणा कर सकते हैं। एक वर्ग आयु को उसके दूसरे उसी वर्ग आयु से गुणा कर हमेशा ही संभव होता है और वापस मुझे क्या मिलेगा? 2 गुणा 2 क्रम का एक आयु मिलेगा। तो वर्ग आयु की हम कोई भी घात निकाल सकते हैं। परंतु यदि ये वर्ग आयु ना हो, मान लो कि ये 2 गुणा 3 क्रम का आयु है, आयु ए है वो एक 2 गुणा 3 क्रम का आयु है, और मुझे बोले कि ए स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गुणा ही संभव नहीं है। 2 गुणा 3 क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, इसलिए यहाँ पर गुणा संभव नहीं है। तो एक वर्ग आयु की हम कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर निकालना है तो आयु ए से ही गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका मैंने बताया था। पहले आयु की पहली पंक्ति और ये दूसरे आयु का पहला स्तंभ आपस में गुणा होगा, और गुणा होने पर जो आयु मिलेगा उसका भी क्रम क्या होगा? 2 गुणा 2। अब इसमें 4 अवयव रहेंगे। तो पहला अवयव क्या होगा? 2 को 2 से गुणा किया, 2 गुणा 2। 3 को 1 से गुणा किया, 3 गुणा माइनस 1, और बीच में क्या कर दिया हमने? इनको जोड़ना है। यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ के संगत अवयव को गुणा करके जोड़ लिया। इसी प्रकार से 2 गुणा 3 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ प्लस 3 गुणा 0। अब पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -2 प्लस 0 और -3 प्लस 0। तो जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 6 -2 और -3। यानी ए स्क्वायर का जो मान है ए स्क्वायर का मान हमें मिल गया। एक 2 गुणा 2 क्रम का एक आयु है, एक 2 गुणा 2 क्रम का आयु, एक 6 -2 और -3। इसी प्रकार से हम इससे बड़ी घात में हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर गुणा में, तो ए स्क्वायर 6 -2 -3, इसको वापस ए से गुणा कर लो, 2 3 -1 और 0। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब। तो इसी प्रकार से ए की घात 4 ए की घात 5 हम निकाल सकते हैं। तो एक वर्ग आयु की
धन पूर्णांक भाग को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा वर्ग आव्यूह की ही घात हम निकाल सकते हैं। वर्ग आव्यूह के अलावा कोई दूसरा आव्यूह हो, आयताकार आव्यूह हो, तो उसके लिए हम ये उसके a स्क्वायर, a क्यूब और a की घात 4 और ऐसे घातों को हम नहीं निकाल सकते। अगला है आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म में अब हम देखेंगे आव्यूह के कुछ प्रकार, विशेष प्रकार के आव्यूह, तो उनको हम देखें। तो पहला है परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है हमें, तो क्या होता है परिवर्त आव्यूह? तो ऐसा आव्यूह, किसी आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जो आव्यूह है उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दे, तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या रहेगा? आपका परिवर्त आव्यूह। इसको A ट्रांसपोज या A डैश से निरूपित किया जाता है। A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं या A डैश से भी इसको हम निरूपित करने के लिए लिख सकते हैं। तो A ट्रांसपोज निकालना है तो उदाहरण से समझेंगे। एक आव्यूह है इसका क्रम है 2 गुणा 3 क्रम का ये आव्यूह है। 2 गुणा 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। जिसका परिवर्त आव्यूह मुझे निकालना है तो A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? तो A ट्रांसपोज निकालने के लिए यहां से -2, 3, 7, 4, 8, -1 तो इधर लगा दिया ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -2, 3, 7, 4, 8, -1। तो क्या किया हमने? जो ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह था, क्रम क्या हो जाएगा? 3 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 3 है, परिवर्त आव्यूह में क्रम हो जाएगा 3 गुणा 2। और यहाँ पर जो पंक्तियां थी, ये पंक्ति है, ये पंक्ति ये किस में बदल जाएगी? स्तंभ में बदल जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति है वो इसका परिवर्त आव्यूह में क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ हो जाएगा। यानी कि पंक्तियां किस में बदल गई? स्तंभों में बदल गई। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर जो नया आव्यूह प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको निरूपित करते हैं A ट्रांसपोज A के ऊपर T अथवा A डैश से इसको निरूपित किया जाता है। ये समझ में आ गया कि परिवर्त आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें हमने इनको कन्वर्ट करना है। अगला है परिवर्त आव्यूह के बाद में दूसरा प्रकार है गुणधर्म में सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह क्या है? सममित आव्यूह क्या है? विषम सममित आव्यूह, उसको हम देखेंगे। तो पहला है सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई आव्यूह सममित कहलाता है यदि A ट्रांसपोज वो बराबर है किसके? A के बराबर है। इस स्थिति के अंदर आव्यूह A एक वर्ग आव्यूह A सममित होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? A के बराबर हो जाए। उस अवस्था के अंदर, उस स्थिति के अंदर आव्यूह A कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। वो क्या रहेगा? मेरा एक सममित आव्यूह रहेगा। तो कोई आव्यूह A सममित होगा। इस स्थिति के अंदर मैं एक आव्यूह बनाता हूं।
वर्ग अवयव है उसका क्रम है 3 गुणा 3। अब इस अवयव ए के लिए हमें देखना है कि अवयव सममित है या नहीं है, तो इसके लिए हमने निकाला ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 5 माइनस 1 5 8 0 माइनस 1 0 और 3, ये ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या करना, पंक्तियों को किसमें बदलना है, स्तंभ में बदलना है। तो ये स्तंभ के रूप में लिख दिया हमने 2 5 माइनस 1 5 8 0 माइनस 1 0 और 3। अब यहाँ पर जो अवयव ए दिया था, ये अवयव ए और ये ट्रांसपोज, ये अवयव का क्या है आपका ट्रांसपोज। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर ए बराबर है किसके, ए ट्रांसपोज और ए आपस में क्या है, बराबर रहा अवयव है, अर्थात अवयव ए कैसा है, एक सममित अवयव होगा। क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। तो एक वर्ग अवयव, देखो सममित अवयव के लिए हमेशा वर्ग अवयव ही सममित हो सकता है, वर्ग नहीं है तो वो सममित उसके लिए हो नहीं सकता। तो सममित होने के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए। होगा कब, जब उस अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के ही बराबर हो जाए। वर्ग क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग अवयव नहीं होगा तो 2 गुणा 3 है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2, क्रम ही बदल गया। यदि अवयव का क्रम बदल गया तो अवयव बराबर होने की कोई स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है समान क्रम के अवयव ही बराबर होते हैं। तो सममित अवयव, सममित अवयव के बाद में दूसरा है, अब सममित अवयव का कुछ गुण है कि उस गुण से ही हम समझ सकते हैं कि वो अवयव क्या है, सममित है। किस प्रकार से, सममित अवयव में क्या गुण है, जैसे मैंने अभी अवयव बनाया था 2 3 8 माइनस 1 0 5, तो यहाँ माइनस 1 0 और 5। तो सममित अवयव का क्या गुण होता है, आप कोई भी अवयव सममित होगा देखते ही पता कर सकते हो कि सममित है या नहीं। उसका मुख्य विकर्ण पकड़ लो, मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण हो गया, क्रम क्या है 3 गुणा 3, ये अवयव सममित है या नहीं। सममित होने के लिए मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि ऐसा है उस स्थिति में वो अवयव क्या कहलाएगा, मेरा एक सममित अवयव होगा। मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या है, समान है। तो ये समान दूरी पर, ये इधर है तो ये -1 0 0 5 और 5, और मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एक सममित अवयव हो जाएगा। तो कोई भी हम अपने हिसाब से 2 3 5 और 5 कैसा होगा, एक सममित अवयव होगा। मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर स्थित अवयव क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा सममित अवयव हो जाएगा। तो दूसरे रूप में कोई अवयव ए आई जे m गुणा m सममित होगा यदि ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई, यदि आई नॉट इक्वल टू जे हो, यानी कि मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है वो आपस में ए आई जे किसके बराबर हो जाए, ए जे आई से। इसका मतलब क्या है, यदि ये ए 1 2 है तो ये क्या होगा ए 2 1, और ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। ये ए 3 1 है और ये क्या रहेगा आपका ए 1 3, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से ए 2 3 बराबर होगा ए 2 3 बराबर होगा ए 3 2 के। तो इस प्रकार से ए 1 3 बराबर होगा ए 3 1 के। तो ये जो अवयव है ए आई जे बराबर है ए जे आई,
यदि i नॉट इक्वल टू j हो, इस स्थिति के अंदर जो अवयव होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सममित अवयव। आपको क्या करना है, विकर्ण पकड़ना है, विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या हो, समान हो। इस अवस्था में मेरा जो अवयव है वो क्या रहेगा, एक सममित अवयव रहेगा। अगला है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दूसरा क्या रहेगा आपका एसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो विषम सममित अवयव क्या होगा, स्क्यू। एक अवयव ए विषम सममित अवयव होगा यदि वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव होगा यदि ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, माइनस ए के। यानी उस पूरे अवयव में से क्या होना चाहिए, माइनस है वो कॉमन आना चाहिए। यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, उस स्थिति में वो वर्ग अवयव, फिर से वही बात, वर्ग अवयव होना चाहिए। वो वर्ग अवयव क्या कहलाएगा, मेरा एक विषम सममित अवयव कहलाएगा। अब कैसा है, इसको समझने के लिए एक अवयव बनाता हूं मैं ए। ये अवयव है। इस अवयव के लिए, इस अवयव का यदि मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 3 -4 -3 0 -8 4 8 और 0। पंक्तियों को किसमें बदल दिया हमने, स्तंभ में बदल दिया। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालने के बाद में क्या प्रत्येक अवयव में से हम 0 कॉमन ले सकते हैं। यदि हमने समझा था अवयव को अचर से गुणा करना, तो ऐसा सोचो कि -1 से गुणा किया हुआ है प्रत्येक अवयव को, तो प्रत्येक अवयव में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा, 0 3 -4 -3 0 -8 4 8 और 0। तो ये माइनस कॉमन आ गया प्रत्येक अवयव में से, तो ये पूरा बाहर माइनस हो गया माइनस। अब यदि इस अवयव को आप देखो और इस अवयव को आप देखो, ये दोनों बराबर है, यानी क्या हो गया, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, -a के बराबर हो गया। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद में माइनस कॉमन लेने पर मुझे वो अवयव प्राप्त होता है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो, उस स्थिति में वो अवयव क्या रहेगा, मेरा एक विषम सममित अवयव रहेगा। अब विषम सममित अवयव के अंदर कुछ गुणधर्म है कि आप देख के पता कर सकते हो कि ये विषम सममित अवयव है। क्या है विषम सममित अवयव के अंदर, तो विषम सममित अवयव में कोई अवयव ए आई जे m गुणा m का एक वर्ग अवयव है। ये विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि ए आई जे बराबर हो 0, कब i बराबर है j के और ए आई जे बराबर -a j i हो, यदि i नॉट इक्वल टू हो j के। यानी ये कंडीशन रहती है एक विषम सममित अवयव के लिए। अथवा दूसरा जो कंडीशन होता है विषम सममित अवयव में ए आई जे प्लस ए जे आई, यानी कि इन दोनों का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि समान दूरी पर स्थित जो अवयव है उनका योग यहाँ पे क्या होगा, 0 रहता है। तो 0 रहता है, तो 0 रहने के कारण यदि एक अवयव मेरा 1 है तो उससे समान दूरी पर जो अवयव होगा वो क्या रहेगा, मेरा -1 रहेगा। तो आपको जब भी कोई विषम सममित अवयव बनाना है या देख के बताना है तो कैसे बता करोगे कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, 0 हो, हमेशा ही 0 होंगे विषम सममित अवयव में। उसके बाद में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव संख्यात्मक रूप से तो समान, पर
परिमाण में तो समान परंतु चिन्ह में क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रहेगा, -2, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा, -3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा, -4। ये एक आयु क्या है मेरा, एक विषम सममित आयु, विषम सममित आयु। सीधा ही हम देखें कि क्या गुणधर्म है विषम सममित में, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव I बराबर J और बराबर 0 रहेगा और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव परिमाण में समान परंतु चिन्ह में क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। ये 2 है तो ये -2, परिमाण में समान चिन्ह में क्या है, विपरीत। 4 है तो -4, तो ये ऐसा अवयव क्या कहलाएगा मेरा, एक विषम सममित अवयव। दो प्रकार के हो गए, एक हो गया सममित और दूसरा हो गया विषम सममित। सममित के अंदर मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित सारे अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर परिमाण में बराबर है परंतु चिन्ह क्या रहेगा, उसका विपरीत रहेगा। दो प्रकार के अवयव हो गए, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। अब इनके गुणधर्म भी हमने देख लिए। अब सममित अवयव विषम सममित अवयव के क्या गुण हो सकते हैं उनको समझते हैं। तो पहला है इनकी प्रॉपर्टीज में, पहली प्रॉपर्टी कि कोई अवयव A है तो इस अवयव ट्रांसपोज का, फिर से मैं ट्रांसपोज निकालता हूं। कोई अवयव A है, उसका परिवर्त अवयव है, उसका फिर से परिवर्त निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, मेरा अवयव A ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है यदि कोई अवयव 2 है, उनको हम जोड़ रहे हैं A प्लस B, उसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। दो अवयव A और B अभी देखा था, योग करना सीखा था हमने। दो अवयव कब कर सकते हैं योग, जब उनका क्रम क्या होगा, समान होगा। तो दो अवयव जिनकी योग के रूप में लिखा है इसका ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज दोनों के ऊपर चला जाएगा तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी प्रकार से तीसरा गुणधर्म, यदि कोई संख्या है वो अवयव A से गुणा हो रही है और उसका ट्रांसपोज लेना है तो संख्या पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अचर है वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा K और A ट्रांसपोज। अगला है दो अवयव जिनका गुणा करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म। इससे संबंधित सवाल भी आएंगे, सिद्ध करना हम सवाल भी समझेंगे, कोई उदाहरण लेकर सीखेंगे। दो अवयव A और B गुणा किया है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये किसके बराबर होगा, B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से समझेंगे इसको उदाहरण से कि A B ट्रांसपोज बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी कि जो क्रम है वो बदल जाएगा। दोनों पे ट्रांसपोज तो आएगा परंतु B आगे आ जाएगा और A पीछे चला जाएगा। अगला है एक कोई अवयव है, उस अवयव के अंदर, ये तो मुख्य मोटे तौर पर ये गुणधर्म हो गए। अगला है कोई अवयव A, इसमें मैं A ट्रांसपोज जोड़ता हूं, यानी अवयव A में यदि मैं A ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो जो नया अवयव प्राप्त होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, ये सममित अवयव रहेगा। हमेशा ही वो क्या होगा, ये सममित अवयव होगा। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। अवयव A है 2 -3 A और 2। अब इस अवयव A में A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -3 1 और 2, ये ट्रांसपोज हो गया। अब अवयव A और इसमें A ट्रांसपोज को मैंने जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 -3 1 2, और इसमें मैंने जोड़ दिया 2 1 -3 और 2। दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 2 और 2 4, -3 और 1 -2 और 4। तो जो नया अवयव प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, A प्लस AT। अब इस अवयव, जो नया अवयव प्राप्त हुआ है, ये अवयव क्या रहता है, हमेशा ही सममित होता है। देखो सममित है या नहीं, दो तरीके देखने के लिए। एक तरीका तो है अवयव A का ट्रांसपोज निकालो, वो बराबर है तो क्या होगा, सममित, यानी ये जो अवयव आया है इसी का ट्रांसपोज ले लो, इसको बोल दो अवयव B। तो B का ट्रांसपोज
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -2 और 4। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित अवयव। अथवा ये इसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या है, समान है, अर्थात ये क्या है, एक सममित अवयव है। क्या है, एक सममित अवयव है। बस हो गया सी। यानी कि A में A ट्रांसपोज जोड़े कोई भी अवयव हो, एक अवयव A उसके साथ A ट्रांसपोज को ऐड करने पर हमेशा ही मुझे एक क्या मिलेगा, वो सममित अवयव। कौन सा, A कैसा होना चाहिए, फिर वर्ग अवयव होना चाहिए। गड़बड़ है कि यहाँ पर यदि आप कोई आयताकार अवयव ले लो और उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ना है तो वो जुड़ेगा ही नहीं। तो एक वर्ग अवयव के लिए है ये, क्योंकि सममित भी किसके लिए परिभाषित होता है, वर्ग अवयव में। तो कोई एक वर्ग अवयव है A, तो उसके साथ A ट्रांसपोज को ऐड करने पर वो क्या रहेगा, आपका सममित अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से A कोई अवयव है, इसमें से A ट्रांसपोज घटाए, A कोई वर्ग अवयव है, उसमें से A ट्रांसपोज घटाने पर जो ये जो अवयव है वो कैसा रहेगा, हमेशा ही विषम सममित अवयव। ये क्या रहेगा आपका, हमेशा ही विषम सममित अवयव मिलेगा। तो कोई अवयव A है, अवयव A, वापस वही उदाहरण लेते हैं, A और A ट्रांसपोज को घटा दिया, अवयव A क्या है, अवयव A 2 -3 1 और 2, इसमें से घटा दिया मैंने 2 1 -3 और 2, तो घटाने पर ये हो गया A माइनस A ट्रांसपोज 0 -4 -4 और 0, ये आ गया आपका A माइनस A ट्रांसपोज। कैसा अवयव है ये, विषम सममित अवयव। कैसे पता किया, मुख्य विकर्ण क्या है, 0, और मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव क्या है, परिमाण में समान परंतु चिन्ह में कैसे है, विपरीत है, इसलिए कैसा है, ये विषम सममित अवयव है। अथवा आप इसको b के रूप में लिखो और b ट्रांसपोज निकालो, वो किसके बराबर हो जाएगा, -b के बराबर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस at, वो क्या रहेगा, विषम सममित अवयव। तो दो प्रकार के a प्लस at हमेशा क्या होता है, सममित अवयव होता है, और a माइनस at हमेशा क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। इसी प्रकार से गुणा में भी A को A ट्रांसपोज, यदि A एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव में ही है ये, A वर्ग अवयव है, तब A गुणा A ट्रांसपोज व A ट्रांसपोज गुणा A, ये दोनों क्या रहेंगे मेरे, सममित अवयव रहेंगे। क्या रहेंगे, A को A ट्रांसपोज से गुणा करो या A ट्रांसपोज को A से गुणा करो, ये दोनों ही क्या आएंगे, आपके सममित अवयव आएंगे। ये भी उदाहरणों में ही सिद्ध करेंगे, A गुणा A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज गुणा A, ये भी क्या रहेगा, आपका एक सममित अवयव रहेगा। इसी प्रकार से तो सममित विषम सममित अवयव के गुणधर्म हमने देखे। अब प्रत्येक, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी है, पूछा भी गया बोर्ड में, प्रत्येक वर्ग अवयव A को हमेशा अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिक, यानी इसके अलावा और अद्वितीय रूप से सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई अवयव A है, वर्ग अवयव A है, इसको हमेशा ही सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। यानी अवयव वही रहेगा, उसको लिखने का तरीका, उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक सममित, दूसरा क्या होगा, विषम सममित। तो कोई अवयव A है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो 1/2 A प्लस AT प्लस 1/2
a माइनस ए टी, यही है। अभी मैंने बताया था आपको किसी वर्ग आयु a में यदि a ट्रांसपोज जोड़ देता हूं तो कैसा होता है, वो सममित होता है, और a में से a ट्रांसपोज घटा देता हूं तो क्या रहता है, वो विषम सममित होता है। तो a प्लस a ट्रांसपोज हाफ कर दिया प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, यदि इसको मैं हल करूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस 1/2 a t प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a t, ये कट जाएगा ट्रांसपोज, हाफ ए कितना हो जाएगा, वापस a आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही करके दिखाया मैंने। आपको जब लिखना होगा तो आपको ऐसा ही लिखना होगा, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, ये आपका आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर आयु a 2 3 1 4 को सममित तथा विषम सममित आयु के योग के रूप में लिखिए। ये सवाल है कि आयु a को मुझे सममित और विषम सममित आयु के योग के रूप में लिखना है। तो हल के अंदर क्या होगा, आपको निकालना है a प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा, आयु a क्या है मेरा 2 3 1 4, इसमें जोड़ना है मुझे क्या, ए टी, यानी कि 2 3 1 4 बताया है, ट्रांसपोज सीधा ही निकाला है मैंने, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 4 4 4 और 8। इसी प्रकार से a माइनस ए टी, a है 2 3 1 4, इसमें से घटा दिया मैंने 2 1 3 4, इसका ट्रांसपोज मैंने घटाया है तो घटाने पर आ जाएगा 0, माइनस 0 आना ही है, दोनों अवयव 0 विषम सममित मिलेगा, माइनस 2 2 माइनस 2 और 0। तो ये आ गया आपका a प्लस ए टी और ये आ गया a माइनस ए टी। ये कैसा अवयव है, मुख्य विकर्ण के बराबर दूरी पर स्थित अवयव क्या है, समान है। कैसा है, ये सममित है। ये कैसा है, विषम सममित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अवयव a को योग के रूप में लिखना है इसके सममित और विषम सममित में। तो 1/2, ये देखो 1/2 a प्लस ए टी, a प्लस ए टी का मान कितना है 4 4 4 8 प्लस 1/2 0 2 माइनस 2 और 0। चाहो तो इसको 1/2 को अंदर गुणा कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 2 4 प्लस 0 1 माइनस 1 और 0। फिर जोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जोड़ दो इनको, आयु a को सममित और विषम सममित के आयु के योग के रूप में लिखना है। तो ये पहला आयु क्या है मेरा सममित, ये दूसरा क्या है विषम सममित, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस यही मिलेगा, यही आपका फाइनल आंसर है। ये सममित है और ये विषम सममित आयु है, इनके योग के रूप में दोनों को जोड़ने पर वापस मुझे क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो आयु का जो हमारे जितने भी बिंदु है वो हमने देख लिए हैं। अब इससे संबंधित जो सवाल है वो हम अगली क्लास से करना शुरू करेंगे। तो इसको जितना भी हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, कल से हम इसके सवाल करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।